नमस्कार। आज 26 मई है और एक ऐसे शख्सियत की बात कर रहा हूं जिसने अपने अदम्य साहस और शौर्य से भारत मां के लिए एक बहुत बड़ी सेवा की। आतंकवाद से पीड़ित पंजाब को आतंक से बाहर निकाला और उसे खुशहाली के रास्ते पर ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक आईपीएस अफसर ने अपने डेडिकेशन से, अपने डिवोशन से कैसे एक आतंकग्रस्त स्टेट को बाहर निकाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंवरपाल सिंह गिल की, जिन्हें सुपर कॉप केपीएस गिल कहा जाता है और उनकी आज पुण्यतिथि है। तो आपको मालूम है कि बड़ी शख्सियतों को जिन्होंने इस देश के विकास में, इस देश की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मैं सोचता हूं कि उनसे जुड़े किस्से कहानियां आपको लेकर के हाजिर हूं। तो केपीएस गिल ने पंजाब में आतंकवाद को कैसे ख़त्म किया, ये उनकी एक बायोग्राफी है। इसके अलावा मार्क टुली की नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें उस वक्त का जिक्र है। और शेखर गुप्ता जैसे रिनाउंड पत्रकार जिन्होंने कई इंटरव्यू किए हैं, सतीश जैकब, बहुत सारे लोगों ने केपीएस गिल के बारे में जो लिखा है उसमें जो मजमून है, उसमें जो महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारियां हैं जो आज के युवाओं को भी और जो लोग देश के पीछे के इतिहास की घटनाओं को जानना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं। तो बात यह है कि अप्रैल 1988 में केपीएस गिल को, जब थोड़ा सा बैकग्राउंडर में देता हूं, ऑपरेशन ब्लू स्टार को आप सब लोग जानते हैं, जब सिखों का सबसे पवित्र स्थान जो है स्वर्ण मंदिर, उस पर जब सेना ने हमला किया और भिंडरावाले जो खालिस्तान की मांग करने का प्रमुख व्यक्ति था, जब उसकी हत्या हुई और साथ ही साथ स्वर्ण मंदिर पूरी तरह तहस नहस हुआ, वहाँ टैंकों से हमला किया गया, जिससे स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकियों का खात्मा तो हो गया, लेकिन पूरी दुनिया के सिख समुदाय के दिल पे ये चोट लगी थी। स्वर्ण मंदिर का जो हाल हुआ था उससे पूरा सिख समुदाय बहुत नाराज़ हुआ था। उसी के घटना के फलस्वरूप इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो मर्डर हुआ, जो हत्या हुई, वो उन्हीं के दो जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने उसी ऑपरेशन जून 1 से लेकर 1984 तक ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उसके बाद पूरे देश में सिखों के खिलाफ जो नरसंहार हुआ, जो मानवता पर एक कलंक है, उसके बारे में आप सब जानते ही। जितना अन्याय हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि सिखों के भीतर, और भिंडरावाले तो ख़त्म हो गया, लेकिन सिखों के नौजवानों और एक वर्ग में इसके प्रति आक्रोश बहुत ज़्यादा हुआ और उन्होंने फिर से बंदूकें उठा ली। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी डिटेल जानकारी मैं 1 जून को एक वीडियो बनाऊंगा। जब 1984 को शुरू हुआ था, 32 साल के बाद 1 जून को वो तारीख है, तो मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ केपीएस गिल के बारे में बताना चाहता हूँ। जुलाई 1988 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने केपीएस गिल को, 1985 में राजीव गांधी की पूरी कोशिश थी कि पंजाब में नॉर्मलसी वापस आए। अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ राजीव गांधी ने समझौता किया। समझौते में प्रमुख भूमिका उस समय के राज्यपाल अर्जुन सिंह की थी। उस समझौते में कुछ क्लाज ऐसे थे जैसे कि पूरा चंडीगढ़ पंजाब के हिस्से होगा, नदी के पानी को लेकर के पंजाब की मांगों को माना गया। इसके अलावा जिन लोगों के साथ, जिनके खिलाफ जिन नरसंहार हुआ, जो उन सिखों का, उन फैमिलीज़ को कंपनसेशन की बात, अकाली दल की सारी जितनी डिमांड्स थी वो राजीव गांधी ने मान ली और उसी के आधार पर यह हुआ कि अब चुनाव होगा वहाँ पंजाब में। लेकिन समझौता अगस्त में हुआ और सितंबर में, 1 महीने के भीतर, हरचंद सिंह लोंगोवाल के आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि वो राजीव लोंगोवाल समझौते से खुश नहीं थे। 1985 में जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन को अकाली दल ने जीत लिया। सुरजीत सिंह बरनाला मुख्यमंत्री बनाए गए 85 में, और उसके बाद से राजीव गांधी और उनकी पार्टी के लोगों को लगने लगा
कि ये लोंगोवाल राजीव समझौता तो हरियाणा में बड़ा नुकसान कर देगा, चुनाव होने वाले थे। उनको ये कहा गया कि हरियाणा के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होगा कि चंडीगढ़, उसके पहले चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों के जिम्मे था, दोनों की राजधानी थी जैसा आज है। तो इसके बाद उस समझौते के बाद वो मामला तो चला गया खटाई में, कोल्ड स्टोरेज में, और इसके बाद वहाँ की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया सुरजीत सिंह बरनाला के। नतीजा ये हुआ कि पंजाब में आतंकवाद सिर उठाकर फिर बोलने लगा, और उसी स्वर्ण मंदिर को, अमृतसर स्वर्ण मंदिर में आसपास फिर आतंकी अपना ठिकाना वहाँ पर बनाने लग गए। लेकिन इंदिरा गांधी की और ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजे हालात को देखकर राजीव गांधी की केंद्र सरकार ने ये बात कही थी कि कुछ भी हो जाए, अब स्वर्ण मंदिर के भीतर गोलीबारी नहीं की जाएगी। और दूसरी बात ये कि कभी भी जब तक पुलिस वालों पर गोली नहीं चलाई जाएगी तब तक आप फायर एक्सचेंज नहीं करेंगे। दूसरी बात, कोई मंदिर के भीतर नहीं जाएगा, स्वर्ण मंदिर के भीतर कैंपस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएगा। दूसरी बात, जब तक आतंकी हथियार सार्वजनिक तौर पर लहराते हुए न दिखें तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक दिन एसएस विर्क डीआईजी 9 अप्रैल 1988 में केपीएस गिल पंजाब के डीजीपी बनाए गए। एसएस विर्क अमृतसर के डीआईजी थे। एक गांव में आतंकियों ने 6 लोगों की हत्या की थी। वो उसकी जांच करके लौटे थे, तब तक वायरलेस पे संदेश आया कि स्वर्ण मंदिर कैंपस से सटा हुआ एक दीवार बनाई जा रही है, और वो दीवार उग्रवादी बना रहे हैं, और वो दीवार ऐसी पोजीशन देगी जिसमें पुलिस के पिकेट्स और ये सब कैंपस से सटा हुआ, उग्रवादियों को उससे पोजीशनिंग करने में आसानी होगी और पुलिस के लिए ठीक नहीं होगा। वायरलेस पर ये मैसेज पाते ही एसएस विर्क अमृतसर स्वर्ण मंदिर के पास पहुंचे। हालात का वो जायजा लेके लौट रहे थे और सीआरपीएफ पर्सनल के साथ थे। दीवार बनाने वालों को उन्होंने कहा कि इस दीवार को गिराना पड़ेगा। गिराने का इंस्ट्रक्शन देके जैसे ही वो निकल रहे थे, सीआरपीएफ के एक सिपाही ने उनको जोर से चिल्लाया, सर सर आपको टारगेट पे ले रहे हैं। और जब तक वो संभलते तब तक AK-47 की एक गोली डीआईजी एसएस विर्क के जबड़े में आके लगी, और उन्होंने अपनी हाथ से रुमाल निकाली और रुमाल से अपने दाढ़ को, जिसको कहते जौ, इसको दबाते हुए वो उधर से निकले बाहर, और खून से लथपथ थे। उस वक्त अरोड़ा एसएसपी अमृतसर, उन्होंने उनको देखा, फायरिंग, और जब एसएस विर्क अपने पुलिस वालों के बीच में, अपने स्टाफ में बहुत ही लोकप्रिय थे, और उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। एसएस विर्क को आप देखिए कैसी स्थिति होती है, डीआईजी को गोली मार दी, और डीआईजी अपना रुमाल से थके हुए, और अमृतसर के एसएसपी अरोड़ा, सुरेश या सुनील अरोड़ा है, वो एक राहगीर से उन्होंने स्कूटर मांगा, स्कूटर पर डीआईजी को बैठाया, एसएसपी स्कूटर लेके भागा, हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में देखते उन्होंने कहा कि आपकी जान को कोई खतरा, लेकिन आपका जबड़ा तो बहुत जख्मी हो गया, इसका इलाज होगा, कोई जान का खतरा नहीं। उनका इलाज होने लगा, और उसी समय एसएस विर्क ने एक निर्देश लिखा, और इसे उन्होंने कहा इसे तुरंत वायरलेस पे इसको लागू किया जाए। उन्होंने उसमें लिखा कि मैं ओके हूं, लेकिन आतंकियों के खिलाफ पुलिस, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। यह जानकारी जब तक रिबेरो को लगती, आप जानते हैं वो डीजीपी थे पंजाब के, उसके पहले गिल साहब से पहले वो पंजाब के गृह मंत्री के एडवाइज़र बन गए थे, होम मिनिस्ट्री के एडवाइज़र बन गए थे। रिबेरो को जानकारी दी गई। रिबेरो ने कहा कि अभी कोई काउंटर अटैक नहीं होगा, और इसके बाद केपीएस गिल को, और ये होते के साथ ही रिबेरो, केपीएस गिल और उस समय के गृह मंत्री बूटा सिंह, गृह राज्य मंत्री पी चिदम्बरम और प्रधानमंत्री राजीव गांधी उसी रात दिल्ली में बैठक हुई, और बैठक में ये तय हुआ कि अब ऑपरेशन तो शुरू हो ही गया था, ऑपरेशन तो शुरू हो गया था, वहां एंगेजमेंट हो गया, फायरिंग का एक्सचेंज हो रहा था। राजीव गांधी ने कहा कि प्लान क्या है। उस समय किसी ने कोई प्लान नहीं बताया, और उस प्रोटोकॉल में सबसे जूनियर थे केपीएस गिल,
केपीएस गिल ने बताया कि अब, लेकिन यह बात बिल्कुल तय थी कि किसी तरह का मंदिर के भीतर नहीं घुसना है, भीतर घुस के गोलीबारी नहीं करनी है, कोई भी आर्मी का कोई यूज इस बार नहीं होगा। गिल ने खड़े होकर के बताया कि हम सेना का कोई उपयोग नहीं करेंगे, हम पुलिस, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ करेंगे। उन्होंने पूरा डिटेल वो बताया और उन्होंने पोजीशनिंग के बारे में बात बताई। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात राजीव गांधी के सामने रखी। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को इस पूरे ऑपरेशन को कवर करने की इजाजत देंगे। जब इस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चूंकि एक बार स्वर्ण मंदिर इस तरह से जख्मी हो चुका है और इसलिए हम कतई नहीं चाहते, क्योंकि अगर मान लीजिए आतंकियों ने घिरने की दशा में अंदर से ही कोई विस्फोट कर दिया और मंदिर को कोई नुकसान पहुंचाया तो हम कैसे उसकी सफाई दे सकते हैं। अगर निरंतर कवरेज होता रहे, अच्छा राजीव गांधी भी चाहते थे कि ये हो ताकि वो उस पर नज़र रख सके। तो उन्होंने कहा कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और अगले दिन केपीएस गिल खुद वहाँ पर पहुँच गया। ऑपरेशन चला। ऑपरेशन चलने के बाद वहाँ के कमिश्नर, पहले कर्फ्यू हर तरफ लगाया गया, फिर हुआ कोई भाग न सके, सारी व्यूह रचना और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ऑपरेशन ब्लू स्टार तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ऑपरेशन ब्लैक थंडर गिल प्लान के तहत शुरू हुआ और उसमें नतीजा ये हुआ कि 30 से कुछ ज़्यादा आतंकी मारे गए और 192 ने सरेंडर किया। आप जानते हैं सरेंडर करने वाला एक आतंकी ऐसा था जिसने 9 महीने पहले शादी की थी, उसकी पत्नी भी सरेंडर करके बाहर आई। और जब उनकी ये मुखबिरों से पता चल गया था कि जो आतंकी था उसने दिल्ली में एक बर्थडे पार्टी में 9 लोगों की गोली मार के हत्या कर दी थी कुछ दिनों पहले। केपीएस गिल उस महिला के पास पहुंच करके जब उन्होंने पूछा कि इसमें से तुम्हारा पति कौन है, और जब वो पलट के देखते हैं, केपीएस गिल ने तुरंत देखा साइकोलॉजिकली, तो जो वो आतंकी था उसने तुरंत से केपीएस गिल के देखते ही वो अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था। गिल जब तक उसकी तरफ झपटते तब तक उसने तुरंत मुंह में साइनाइड खा लिया, उसका वही निधन हो गया आंखों के सामने। इसके बाद सारे आतंकियों से वो चीज़ें ली गई। बहरहाल मैं ये बता रहा था कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर के कामयाब होने के बाद गिल एक नायक की तरह उभरे और वही ऑपरेशन उसी तरह की परिस्थितियों में ऑपरेशन ब्लू स्टार का क्या हाल हुआ था और ऑपरेशन ब्लैक थंडर बहुत ही स्मूथ तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ गिल ने उसको अंजाम दिया। उनकी टीम के सारे लोग उनके साथ खड़े रहे, लेकिन चुनौती यहाँ नहीं ख़त्म होती थी। केपीएस गिल ने, ये 1988 मई की बात बता रहा हूँ, और ये 1993 के लास्ट में जाकर पंजाब आतंकवाद से मुक्त हुआ। हालांकि चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह की हत्या उसके बाद हुई थी और केपीएस गिल के सामने चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी। सबसे बड़ी चुनौती थी कि पुलिस के सीनियर अफसर कहीं सामने आना ही नहीं चाहते थे। वो डरते थे कि कहीं आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में उनका नाम आ गया तो उनकी फैमिली के मेंबर्स को आतंकी अपना निशाना बना लेंगे। पहला कॉन्फिडेंस देने का काम केपीएस गिल ने किया। तरन तारण का एक एरिया है, डीजीपी होने के बाद वहाँ पर पता चला कि आतंकवादी कुछ गतिविधियाँ हैं। केपीएस गिल वहाँ पर पहुँचे और वह गन्ने का खेत था। रात को ट्रैक्टर की लाइट जला करके ये ऑपरेशन हो रहा था और केपीएस गिल एक लाइट मशीन गन लेकर उसी खेत के ट्यूबवेल की छत पर खुद खड़े होकर फायरिंग करने लगे। पहली बार पंजाब के पुलिस के लोगों ने देखा कि एक डीजीपी खुद ऑपरेशन में है। इसी तरह से एक रात ये पता था कि संदिग्ध आतंकियों की इस रोड से आवाजाही हो सकती है। केपीएस गिल खुद उस रोड पर पहुंचे और पूरी रात उन्होंने वहां पर बिताई। इससे एक लोगों में, सबऑर्डिनेट्स में एक विश्वास जगाया। केपीएस गिल ने नेटवर्किंग का एक जाल फैलाया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस, भाई पुलिस वालों को तो छोड़ दीजिए, और उन्होंने बड़ी चालाकी से पुलिस वालों की लिस्ट बनाई
और उस लिस्ट में ये देखा, देखिए पंजाब में जो आतंकी घटनाएं हो रही थी, आतंकवादियों, इतने बड़े पंजाब में 200-300 गांव थे जिसमें इस तरह की व्यवस्था थी और 3-4 जिलों में ज़्यादा था। केपीएस गिल ने पूरे पुलिस वालों का घर का रिकॉर्ड निकाला और जो संदिग्ध इलाकों के गांव के लोग थे उनको ऑपरेशन से निकाल के दूसरी जगहों पर रख दिया और ये काम बहुत करीने से किया। इसके अलावा केपीएस गिल ने 303 के राइफल से पंजाब की पुलिस क्या लड़ती, आतंकियों के पास AK-47 थी। केपीएस गिल ने जो लाइट मशीन गन्स पड़ी थी जो जिनका यूज़ नहीं हो रहा था उनको हर थानों में दिया। इसके अलावा उन्होंने गांव-गांव एक मुखबिरों का चैनल खड़ा किया और उन मुखबिरों को बहुत ही अच्छा पैसा, हैंडसम अमाउंट दिया जाता था। एक रिसर्च केपीएस गिल ने कराई जिसमें जो सरेंडर्ड आतंकवादी थे उन पर उन्होंने रिसर्च कराया तो पता चला कि 10% लोग ही खालिस्तान मूवमेंट को सोच करके आए। 50% लोग ऐसे टेररिस्ट थे जो अपनी आर्थिक तंगी की वजह से आए थे और 40% ऐसे थे जो डर की वजह से कि उनके परिवार वालों को मार डाला जाएगा, ये उनको डरा करके आतंकी बनाया गया। तो केपीएस गिल को ये बात, हालांकि पुलिसिया कार्रवाई में आप जानते हैं जब इस तरह का ऑपरेशन होगा तो उसमें बहुत सारे, उसमें निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। उसमें पंजाब में कुछ ऐसे युवा भी मारे गए जिनका आतंक से कोई लेना देना नहीं है और इतने बड़े पैमाने पर हुआ ये जो ऑपरेशन चला। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं गलत नहीं हुआ होगा, लेकिन बात यह है कि जिस नासूर पे बैठा हुआ था पंजाब, उसको केपीएस गिल ने कैसे टैकल किया, मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ। आपको मालूम है केपीएस गिल ने लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें बुलेट प्रूफ कार चाहिए। ये हम ऐसे, वो शोले फिल्म का डायलॉग नहीं है कि वो इन बंदूकों से हम क्या लड़ेंगे ठाकुर। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चाहिए। तो आपको मालूम है केंद्र सरकार ने क्या कहा? केंद्र सरकार ने कहा कि ये जो बात है, पहले तो दिल्ली आके इसको करिए और हिंदुस्तान मोटर्स जो एम्बेसडर कार बनाती है बुलेट प्रूफ, ऑलरेडी एनएसजी और एसपीजी ने 170 गाड़ियों का ऑर्डर कर रखा है और 5 गाड़ी 1 महीने में ही बनती है, लिहाजा अगर आपको मिलेगी तो 3 साल के बाद मिलेगी। बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाए उन्होंने वहीं पर, स्थानीय वर्कशॉप सेंट्रल से और स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने परमिशन ली। बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वहीं पे बनवाना शुरू किया। ट्रैक्टर इसलिए कि उस समय पंजाब के खेतों में, गन्ने के खेतों में बड़े बड़े कई बीघे के, कई एकड़ के थे, उसमें आतंकी शरण लेते थे और ट्रैक्टर जब बुलेट प्रूफ हो गया तो सीधे वो गन्ने के खेत में घुसता था और फिर आतंकियों का समूल नाश होने लगता था। उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए हर थाने के आसपास हॉकी के क्लब बनवाए। उसमें जब युवा हॉकी क्लब में हॉकी खेलने आते थे उनको स्टिक, गेंद सब मिलती थी। धीरे धीरे पुलिस वालों से उनकी जान पहचान होती थी। फिर वही हॉकी क्लब में खेलने वाले युवाओं ने आसपास की आतंकी घटनाओं को, आतंकियों के बारे में जानकारी देना भी शुरू कर दी। केपीएस गिल ने आतंकियों की एक लिस्ट बनाई जिसमें A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी और माफ़ी का केपीएस गिल के डिक्शनरी में माफ़ी शब्द का कोई जगह नहीं थी। सब जब A कैटेगरी वाले आतंकियों को पता चल गया कि गिल के टारगेट पर A कैटेगरी है तो B से C कैटेगरी वाले ऐसे ही सरेंडर करने लगे और जैसा मैंने कहा कि उन्हें बहुत फ्री हैंड भी दिया गया। वो हेलीकॉप्टर से भी चलते थे और ऑपरेशन में खुद ही अपने आप को लीड करते थे। उन्होंने हर तरह से ऐसी व्यवस्था की कि पंजाब में, हालांकि उनके जाने के बाद ग्राफ सालाना जो महीने में 217 या कितनी घटनाएं आतंकी मौत होती थी आतंकी कार्रवाइयों में, चाहे पुलिस की, चाहे आतंकियों की, चाहे नॉर्मल लोगों की। तो एक बात तो ये थी कि केपीएस गिल पॉलिटिकली इंटरफियरेंस का भी बड़ा उनका एक अच्छा बहुत सारे किस्से हैं। जानते हैं क्या हुआ? ऑपरेशन ब्लैक थंडर जब ख़त्म हुआ और गिल साहब के नेतृत्व में वो ऑपरेशन सफल हुआ तो दिल्ली से
गृह मंत्री बूटा सिंह, गृह राज्य मंत्री पी चिदम्बरम, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि नारायणन साहब जो डीआईबी थे, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये लोग पहुँचे और ये लोग पूरा मूड बना करके गए थे कि केपीएस गिल को सस्पेंड करना है। बहुत हो चुका, हीरो बन रहा है, ऑपरेशन तो अच्छा है, लेकिन केपीएस गिल ने अनुशासन की हीनता की है, इन्हें सस्पेंड किया जाएगा। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को की तरफ से यह मैसेज भी था। गिल को यह बात पता चल गई, गिल पहुंचे। उस बैठक में सवाल यह उठाया गया कि जब आपसे कहा गया था कि जब ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद उसकी फिल्मिंग करने के लिए जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया था, तो आपने अंदर की फ़ोटो और वीडियो क्यों नहीं लेने दिया? उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की जानकारी के लिए हमने दूरदर्शन को कहा था, दूरदर्शन के लोग अंदर गए थे और जब दूरदर्शन के लोग थोड़ी देर में ही वापस बाहर आ गए थे। उन्होंने हमसे ये कहा कि उनके पास बैटरी और लाइट नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा आप लोगों को इम्प्रेशन कहाँ से। दूरदर्शन की टीम से पूछा गया, उन्होंने कहा गिल साहब ने हमें परमिशन दी थी और हम अंदर गए थे और हम चले आए, डर के मारे भी चले आए होंगे। दूसरा आरोप ये लगा कि इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर सोना था, आपने हायर अथॉरिटीज़ से पूछे बगैर स्वर्ण मंदिर के उस सोने को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को क्यों सौंप दिया? केपीएस गिल का ये कहना था कि अगर उस सोने को हम यानी सरकार के लोग लेते और उसको ट्रांसपोर्ट करते, यहाँ से दूसरी जगह ले जाते, तो कल की तारीख में ये आरोप लगता कि सोना था 10 किलो, अधिकारी उसमें मार गए, दिखाया 8 किलो, और स्वर्ण मंदिर का सोना अधिकारियों ने या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों ने बेईमानी कर ली। तो पूरे पंजाब में इसका बहुत गलत असर पड़ता, इसलिए हमने सोना को, अच्छा, केपीएस गिल पूरे ऑपरेशन के दौरान स्वर्ण मंदिर के अंदर उन्होंने पैर भी नहीं रखा, तो उन्होंने कहा इसलिए हमारे किसी भी फोर्स के आदमी ने सोने को टच भी नहीं किया, हमने उनको वहीं से वहीं दे दिया। और उसके बाद केपीएस गिल का वो गुस्सा, उन्होंने कहा कि सुनो, हम इस तरह की पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन अगर तुम हो, अगर आपको जो फैसला लेना हो लो, गिल डरता नहीं है। और वो मीटिंग छोड़कर गुस्से में चले गए। पी चिदम्बरम ने मीटिंग में कहा, नारायणन क्या होगा? उन्होंने कहा मैं केपीएस गिल को जानता हूँ, मैं समझा लूँगा। इसके बाद बूटा सिंह, पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा सर, दिल्ली तक जो भी बातें गई थी और ये जो 2-3 बातें हैं वो यहाँ आने के बाद पता चली कि बिल्कुल गलत है, केपीएस गिल बिल्कुल सही डिसीजन लेना। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एप्रिसिएशन लेटर केपीएस गिल के लिए लिखा। इसके बाद तो 89 में इलेक्शन हुआ, बीपी सिंह की सरकार आ गई, राजीव गांधी साहब चले गए। बीपी सिंह ने एक वीरेंद्र वर्मा गवर्नर अपॉइंट कर दिया। अब वहाँ तो राष्ट्रपति शासन था। अब गवर्नर जब पहुँचे तो वो पीकदान अपनी गाड़ी में भी रखते थे और जहाँ बैठते थे वहाँ बैठते थे, वहाँ भी रखते थे। अब केपीएस गिल जैसा आदमी, आपको शायद नहीं पता होगा, केपीएस गिल की माताजी पंजाब के मैट्रिकुलेशन के बोर्ड में यानी 10वीं की परीक्षा में उनकी माताजी पूरे पंजाब में दूसरा स्थान लेके आई थी, और 10वीं के बॉम्बे प्रेसिडेंसी से का जो एरिया था उसमें उनके पिताजी की 10वीं में पहली पोजीशन थी। गिल साहब के नाना बहुत बड़े इंजीनियर अंग्रेज़ों के ज़माने के थे, और गिल साहब के पिता वो बहुत बड़े इंजीनियर थे जिन्होंने भाखड़ा नंगल बांध बनाया था। उसके उद्घाटन के समय पर वहाँ के उनके पिताजी की तारीफ़ करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह ने कहा था कि आपने देश की बहुत सेवा की है, बहुत सारे डैम बनाए, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन आपने देश की सबसे बड़ी सेवा ये की कि आपने कंवर पाल सिंह यानी केपीएस गिल को आपने जन्म दिया। तो इस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आते थे, तो केपीएस गिल किसी का लोड लेने वाले आदमी नहीं थे, और उन्होंने वहीं खरी खोटी। फिर इसके बाद बूटा सिंह ने कहा कि भैया
थोड़ा स्वर्ण मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, तो केपीएस गिल ने सारी व्यवस्था की और वहाँ पर शब्द गाते हुए उन्होंने स्वर्ण मंदिर का पूरा दौरा किया। अब ये वीरेंद्र वर्मा साहब पहली ही मीटिंग में केपीएस गिल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि पंजाब पुलिस क्या कर रही है। पंजाब पुलिस के लोग ही अपहरण कर रहे हैं और पंजाब पुलिस के लोग ही हत्याएं करवा रहे हैं पैसे की खातिर। भाई इससे केपीएस गिल बिल्कुल भड़क गए। उन्होंने कहा कि गवर्नर औकात में रहो, आप जो बात कह रहे हो इसका असर क्या होगा आपको मालूम नहीं। हमारे पुलिस फोर्स का मोरल उठाने में हमने जितना काम किया, उन्होंने अपने आदमी से कहा लिस्ट ले आओ। लिस्ट ले आया, उन्होंने कहा ये देखो ये है लिस्ट, इसमें हमारे पुलिस वाले तो मारे ही गए, पुलिस में नौकरी करने वाले के निर्दोष परिवार वालों को आतंकियों ने मारा है और आप आकर के यहाँ पर बता रहे हो। इसके बाद वीरेंद्र वर्मा वो कहीं जा रहे थे, गिल साहब, वीरेंद्र वर्मा ने उनसे फ़ोन किया, उनसे कहा कि आप आइए मेरे पास। उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। उन्होंने कहा आप 5 मिनट के लिए आइए। गिल ने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो जब गेट पर पहुँचे गिल साहब, मैं ये सारी बातें जो आपको बता रहा हूँ ये किताबों में डॉक्यूमेंटेड है। गिल साहब की बायोग्राफी है जो एक श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के एक प्रोफेसर ने लिखी है, उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा, वो बाद में बताऊंगा। तो इसके बाद जब वहाँ गवर्नर हाउस पहुँचे गिल साहब, तो गवर्नर ने ये इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि वहाँ पर गाड़ी से उतर के उनको पैदल आना है। और जैसे ही गिल साहब से ये बात कही गई वापस चले आए, उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तो उनका टकराव होता रहा। अंततः उस दौरान बहुत कार्रवाई, वो अपने स्टाइल से तो चलते रहे, लेकिन उनको फ्री हैंड न गवर्नर की तरफ से उस समय मिला न केंद्र सरकार वीपी सिंह की तरफ से मिला। इसके बाद चंद्रशेखर जी की सरकार आ गई। चंद्रशेखर जी की सरकार आते ही चंद्रशेखर जी ने केपीएस गिल को दिल्ली बुलाया। उन्होंने कहा मिस्टर गिल मैं चाहता हूँ, चंद्रशेखर जी बातचीत में बहुत यकीन करते थे। उन्होंने कहा कि ये खून खराबा, ये गोलियाँ, ये बारूद बहुत हो चुके गिल, मैं चाहता हूँ कि जो चरमपंथी आंदोलन करने वाले गुट हैं, जो उनके नेता हैं, मैं उनके साथ मुलाकात करूँगा, मैं उनसे बात करूँगा। केपीएस गिल ने कहा कि देखिए साहब आप प्रधानमंत्री हैं, आप जो चाहें वो करें, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ इससे कुछ रास्ता निकलने वाला नहीं है। फिर भी चंद्रशेखर जी आए, चंद्रशेखर जी के पास मैनेज किया गया। वो सारे आंदोलन जो लोग इस चरमपंथी और दूसरे पार्टियों के नेता सबसे उन्होंने बातचीत की। उस बातचीत में एक ही मुद्दा छाया रहा, केपीएस गिल को पंजाब से बाहर करो। जब तक केपीएस गिल पंजाब में रहेगा कोई भी शांति नहीं आ सकती, इसे बाहर करो। चंद्रशेखर जी ने सबकी राय मानते हुए केपीएस गिल का ट्रांसफ़र सीआरपीएफ के डीजी के तौर पे कर दिया। देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ क्योंकि मैं लिखा तो टीपी पे पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए लिखा नहीं। तो मंगत जी को वहाँ का डीजीपी बना दिया गया। मंगत जी डीजीपी बनने के लिए गए और वो लुधियाना में ही बम ब्लास्ट हो गया, उनका पैर चोटिल हो गया। उसके बाद वो बेड पर आ गए और बेड से ही डीजीपी चला रहे थे पंजाब। चंद्रशेखर जी ने केपीएस गिल को बुलाया, बोला कि केपीएस गिल क्या करें यार पंजाब का, तुम जाओगे फिर, डीजीपी तो वहाँ ऑलरेडी है। केपीएस गिल ने कहा सर मैं जाऊँगा, मेरे को जाने में कोई बात नहीं, मैंने तो आपसे कहा था। तो उन्होंने कहा सुनो, तुम डीजी सीआरपीएफ के पोस्ट पर ही रहो, तुम आप जानते होंगे डी फैक्टो डीजी रहे कि मतलब कानूनी रूप से लीगली वो पद पर है, लेकिन प्रैक्टिकली तुम देखोगे वहाँ पर। और इस बात का उन्होंने कहा कुछ, तो ये तो वर्बल एक्सचेंज हुआ था एक अधिकारी के, एक डीजी सीआरपीएफ और एक प्राइम मिनिस्टर के बीच में। जब गिल साहब होम सेक्रेटरी से मिलने गए, कैबिनेट सेक्रेटरी से, तो लिखित में तो उन्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने आपको फ्री हैंड दिया, आप जाइए। जब गिल उस रोल में वापस पहुंचे तो उन्हें यह देख के बहुत अचरज हुआ कि पंजाब पुलिस के बहुत अधिकारियों को ये लगने लगा कि ये फिर वापस आ गया। कुछ तो खुश थे,
कुछ तो उनको देखकर रोने लगे कि सर आप छोड़ के हमें चले गए। उन्होंने कहा छोड़ के नहीं गए, हम सरकारी नौकर हैं, जब जहां हमारी नौकरी लगाई। और कुछ अधिकारी ऐसे थे जिनको लगा कि ये फिर आ गया। गिल को ये माहौल अच्छा नहीं लगा, केपीएस गिल को। वो कहते हैं कि ये व्यवस्था देख करके मैं ऐसे काम करने का आदी नहीं, वो वापस आ गया। इसके बाद देश में मनमोहन सिंह की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई। पीवी नरसिम्हा राव इस देश के ऐसे अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर हैं जिसका कि इतिहास फैसला करेगा। मनमोहन सिंह भी ये बात कह के गए हैं। पीवी नरसिम्हा राव के कुछ काम जैसे आर्थिक उदारीकरण है, उनके शासनकाल में अयोध्या का विवादित ढांचा गिरा, वो भी एक काम है, उन्हीं के समय में हुआ। लेकिन मैं अब कह रहा हूँ कुछ काम पीवी नरसिम्हा राव ने अद्भुत किए। पीवी नरसिम्हा राव ने केपीएस गिल को बुलाया और फिर डीजीपी बना दिया और उन्होंने कहा 1% आतंकियों के सामने झुकने का कोई सवाल नहीं है, हम तुम्हें फ्री हैंड देते केपीएस गिल, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई व्यवस्था नहीं होगी, आप जाइए और पंजाब से टेरर को खत्म कीजिए। नहीं, पंजाब जाइए और वहां चुनाव कराइए। केपीएस गिल ने कहा ठीक है सर, मैं चला जाता हूं। वो चुनाव कराने के लिए पश्चिम बंगाल पंजाब के 92 की विधानसभा चुनाव कराने के लिए वहां पर गए। चुनाव हुआ, उसमें भी गवर्नर ने बड़ा, जो उस समय गवर्नर गए थे, देखिए नाम बोल रहा हूँ, गवर्नर ने कहा कि मैं चुनाव टाल दूंगा तुम जिस तरह का काम कर रहे हो। असल में हुआ क्या था, आतंकियों ने एक नया तरीका निकाल लिया। वो क्या करते थे कि कैंडिडेट्स को गोली मार देते थे, जो फालतू कैंडिडेट से गोली मार देते, पता चला इलेक्शन टल गया, चुनाव ही ना हो पाए। तो 220 कंपनीज पैरामिलिट्री फोर्सेस की उनको मिली थी। तो गिल साहब ने कहा कि एक कैंडिडेट को एक कंपनी को 3 पार्ट में करना पड़ेगा, घर, जिस वेन्यू पर उसकी रैली है वो, और एक उसके साथ, 3, ठीक है, 3। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वेन्यू वाली टीम वहां पहुंच जाएगी, जो साथ है वो वहां रहेगी। इस तरह से 660 कैंडिडेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उनके अधिकारी भी बड़े मस्त थे, उन्होंने कहा कि 660 कैंडिडेट सर, तो इसका मतलब कैंडिडेट्स को हम लोग पर्चा ही नहीं भरने दें, उनको कुछ करें। तो उन्होंने कहा ये होगा कैसे? उन्होंने कहा कुछ बात नहीं, जब नॉमिनेशन भरने कैंडिडेट आएंगे, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, जो पार्टियों के, उनको तो हम लोग जान ही रहे, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं उनको वहीं समझाया जाएगा। तो जब वो कैंडिडेट्स जाते थे तो वो पुलिस के ऑफिसर्स और पैरामिलिट्री के ऑफिसर्स उनसे बोलते थे पर्चा भर रहे हो, तुम ही मारे जाओगे और इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा। आधे से ज़्यादा लोग डर के पर्चा लेके पॉकेट में वापस चले जाते थे। और ये इत्तेफाक देखिए कि 660 ही कैंडिडेट पूरे पंजाब में थे। जो गिल ने एक हिसाब पहले से लगाया था, उतने ही कैंडिडेट थे। हालांकि 92 का जो इलेक्शन का परिणाम आया वो कांग्रेस के पक्ष में आया, बेअंत सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुत कम 26-27% वोटर टर्नआउट था। वो तो मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस सरकार में आ गई। और ये बहुत हद तक, आप सोचिए 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, 85 में अकाली दल की सरकार बनती है, फिर वो बर्खास्त हो जाती है, फिर राष्ट्रपति शासन में रहता है पंजाब, और फिर जो चुनाव होता है, अकाली दल उस चुनाव में एक बड़ा धड़ा उस चुनाव में भाग नहीं लेता है, और उसके बाद कांग्रेस की इतनी कम परसेंटेज में सरकार बन जाती है। आपको मालूम है, असेंबली के भीतर खड़े होकर बेअंत सिंह ने, ऐसे चीफ मिनिस्टर को सैल्यूट करना चाहिए, ऐसे नेताओं को सैल्यूट करना चाहिए। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं बेअंत सिंह जैसे चीफ मिनिस्टर का भाषण सुनता हूँ, और मादा जान भी गंवा दी उस आदमी ने। लेकिन असेंबली में खड़े होकर के कहा था कि बैसाखी तक का वक्त देता हूँ, 13 अप्रैल को बैसाखी है। युवाओं, असेंबली के फ्लोर से मैं कह रहा हूँ, युवाओं, उग्रवाद का रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हारे बाप की तरह हूं, तुम हमारे बच्चे की तरह हो, आप लोग बंदूकें छोड़ दो पंजाब की खुशहाली के लिए। मैं आपको चेतावनी भी देता हूं कि बैसाखी तक
और मालूम है आपको, बैसाखी के दिन वही चीफ मिनिस्टर जा करके आनंदपुर साहिब से शायद वहां से उन्होंने भाषण दिया था कि मिस्टर गिल, 1 साल का मौका देता हूं मैं आपको, और पूरा खुलेआम मौका देता हूं, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगली बैसाखी तक पंजाब को आतंक से मुक्त हो जाना चाहिए। और वहीं पर उन्होंने ऐलान किया कि अब शाम को कोई अपने घरों से नहीं निकलेगा, शहरों में गाड़ियां नहीं चलेंगी, हाईवेज पर कोई नहीं चलेगा, बसेस नहीं चलेंगी, कोई नहीं चलेगा, आप अपने घरों में शाम होने के बाद कैद हो जाइएगा, लेकिन 1 साल के भीतर पंजाब को आतंक से मुक्त कराना है और केपीएस गिल को मैं फ्री हैंड खुला देता हूं हाथ। अब हुआ क्या, अब तो जनता तो अपना पूरा उसका मूवमेंट खत्म हो गया, और जो टेररिस्ट का जो मैंने आपको सारे जो तरीके बताए, उस तरीके से अब टेररिस्ट की कमर टूटने लगी। टूटते 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 इतने मारे गए और इतना तेजी से केपीएस गिल ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया कि 93 तक जाते जाते पंजाब से आतंकवाद का खात्मा हो गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा नहीं है। केपीएस गिल ने ये जो रास्ता सफ़र तय किया, उसमें उनके साथ किस किस तरह का बर्ताव हुआ मैंने बताया। 95 में नरसिम्हा राव की ही सरकार थी और एक फैक्स के जरिए उनकी सेवा समाप्त हो गई, और एक फैक्स के जरिए उनसे कहा गया कि अब आपको एक्सटेंशन नहीं, नमस्कार। उन्होंने कई जगह ये बात कही भी है कि हम तो ऐसे सिख परिवार से आते हैं कि जब हम भैंस भी बेचते हैं दूसरे को, तो हम उसके साथ गुड़ बेचते हैं, कहते हैं कि हमारे परिवार को इस भैंस ने दूध पिलाया है, तो उसके साथ आप इसका ख्याल अच्छे से रखिएगा, हम उसके साथ गुड़ भी देते हैं। लेकिन जब मुझे पद से हटाने को कहा गया तो मुझे इस बात का भी वेलकम या जो भी है नहीं दिया गया। हालांकि केपीएस गिल बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपना सुरक्षा एडवाइज़र भी बनाया था। उनके बारे में कुछ गलत या नेगेटिव बातें ये हैं कि वो शराब पीने के शौकीन बहुत थे, और उसी एक शराब की और इसी तरह की पार्टी में उन्होंने एक महिला आईएएस अधिकारी के साथ यौन उत्पीड़न का व्यवहार किया, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया और उनको जुर्माना भी उनके ऊपर लगा। इसके अलावा उनके ऊपर हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष जब वो बने, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की हॉकी का, कहते हैं कि जिस तरीके से चलाया हॉकी, उस तरह से फ्लरिश नहीं हुई। उनके जाने के बाद ही भारत में हॉकी, उनका 2017 में शायद 10 साल पहले 9 साल पहले निधन हुआ था। उसके बाद हॉकी हिंदुस्तान में हॉकी के खेल में ज़्यादा तेज़ी आई, ऐसा लोग कहते हैं। कुछ तो किसी भी व्यक्ति के सब अच्छा ही नहीं हो सकता, नहीं तो वो भगवान ना हो जाए। केपीएस गिल ने भारत माँ की सेवा के लिए एक अमूल्य योगदान दिया है। इस पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें मेरी तरफ से शत शत नमन, नमस्कार।